हाय एंड हेलो टू एवरीवन, दिस इज प्रतीक सिंह और यू आर वेलकम टू स्टडी पार्टनर्स। तो जैसे कि आप जानते हो कि आज का टॉपिक वर्क है। तो वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वर्क तभी होगा कब जब फोर्स अप्लाई हो। अब जब फोर्स अप्लाई करोगे तो वर्क होगा, लेकिन एक और कंडीशन है कि जो फोर्स का ऑब्जेक्ट है वो मूव करना चाहिए और मूव डायरेक्शन में करना चाहिए, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फिर देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? जूल। और जूल को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन। और एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो इसको हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, यानी न्यूटन मीटर भी इसके बराबर। और फिर टाइप ऑफ क्वांटिटी, किस टाइप का क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए इसके पास डायरेक्शन होने की जरूरत है। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं पुशिंग अ बॉक्स, एक बॉक्स को धकेलना। वहां पे क्या कर रहे हैं? अगर हम एक बॉक्स को धकेल रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो पुशिंग अ बॉक्स। और लिफ्टिंग अ बैग, लिफ्टिंग अ बैग यानी बैग को उठाना। अब लेके यहाँ पे चलने का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिफ्टिंग अ बैग यानी बैग को एक जगह से ऊपर उठाना है। तो फोर्स ऊपर की तरफ लगाए और फिर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ। अब लेके चलने का बात क्यों नहीं हो रहा है, ये लेक्चर के एंड तक पता चल जाएगा। से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वर्क इज इक्वल टू जीरो कब कब होगा? वर्क इज इक्वल टू जीरो कब कब होगा? तो तुम क्या कहोगे? या तो फोर्स जीरो हो या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, यानी कि तुम यहाँ पे दो केस बताओगे। एक, यानी कि वर्क जीरो, फोर्स जीरो हो, फोर्स जीरो हो तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और एक केस बोलोगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो हमारा वर्क जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि केस एक और होता है तो क्या कहोगे? एक केस और होता है जिसमें हमारा वर्क जो होता है वो जीरो होता है। अ, एक केस को समझने के लिए जो तीसरा केस है उसके लिए तीन वैल्यू याद करना पड़ेगा। वो पड़ेगा। वैल्यू है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा का। अब पहला वैल्यू है कॉस जी का, अगर 0 डिग्री हो तो 1, और कॉस अगर 90 डिग्री हो तो 0, और कॉस 180 डिग्री हो तो -1। अब ये क्या है? तो देखो, क्या तुम बता सकते हो? अगर अ, मानो तुम गाड़ी भगा रहे हो रोड पे, तो कार, अगर तुम्हारा बाइक इस डायरेक्शन में चल रहा है और तुम एक्सीलरेट किए और इसी डायरेक्शन में तुम्हारा बाइक और स्पीड उसका बढ़ गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल बता सकते हो कितना होता है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल हुआ, तो 0 डिग्री का मान हमारा 1 होता है। अब कॉस 180 डिग्री, तो देखो जैसे मानो तुम्हारा बाइक चल रहा है इधर से, और आगे आ गया चिंटू, मिंटू, सिंटू, कोई आ गया और पेड़ आ गया, ठीक है। तो जब पेड़ आया तो तुम यहाँ से ब्रेक मारे, तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच का तुम एंगल बता सकते हो? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? -1। यहाँ पे इसका वैल्यू cos 180 डिग्री का -1, और cos 90 डिग्री यानी अ, जब एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो देखो, अगर वर्क है और cos 0 डिग्री है तो हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, और जितना हमारा वर्क है उतना ही रहेगा। अगर 180 डिग्री है, जितना वर्क आ रहा है उतना ही रहेगा, बस आंसर में हमारे माइनस जुट जाएगा। और cos 90 डिग्री यानी अगर परपेंडिकुलर फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो हमारा वर्क का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो फिर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि वर्क जीरो कब कब हो सकता है, तो क्या तुम्हारा जवाब वही रहेगा जो पीछे था? नहीं। तो क्या वर्क जीरो कब कब होगा? एक, जब फोर्स जीरो हो, एक फोर्स जीरो हो तो वर्क जीरो होगा, एक डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क जीरो होगा, और एक cos 90 डिग्री हो तो वर्क हमारा हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे तो हमको ये पता चल गया कि वर्क जीरो कब कब होता है। अब हम जानेंगे एक जूल ऑफ फोर्स, एक जूल ऑफ वर्क का क्या मतलब है। अब 1 जूल ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है? इफ 1 न्यूटन इज फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट,
यानी कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे और इट कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर और उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स के डायरेक्शन में, तो हम वहां पे कह सकते हैं कि 1 जूल का वर्क हुआ है। अब देखो क्या होता है कि अगर कोई कुली या फिर कोई भी इंसान अगर बैग लिया है या फिर कुछ भी लिया है जो कि ऐसे फोर्स तो इधर लगाया है, अगर किसी बोझ को ऊपर की तरफ लिया है और चल वो इधर रहा है तो बीच में 90 डिग्री है, तो यहाँ पे वर्क हमारा कितना होगा, 0 होगा। बट अगर वो स्टेयर्स पे चढ़ रहा है, ठीक है, अगर वो स्टेयर्स पे चढ़ रहा है तो देखो यहाँ से हमारा यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है। और मान लो यहाँ पे अगर जाना हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से और यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ था और फोर्स भी ऊपर की तरफ तो लगा ही रहा है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर और फोर्स भी ऊपर, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। अगर यहाँ से आप देख सकते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ हो और फोर्स तो ऊपर से लगा ही रहा है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है बट अगर ऊपर की तरफ वो क्या करने लगे, चलने लगे या फिर वो हाँ चलने लगे, तो वहाँ पे वर्क 0 के बराबर नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, और एक क्वेश्चन है आपसे जो कि है अगर अर्थ जो है हमारा मूव कर रहा है सन के अराउंड में, तो बताओ यहाँ पे वर्क हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वर्क क्यों नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताओ।